Hello friend, welcome to Economic Circle, your own study circle. My name is देवेंद्र कुमार। आर्थिक सांख्यिकी में आज हम चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण। ठीक है, इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे हम वो है, ठीक है, ये है हमारा जो आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, या फिर हम संगठन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम? सबसे पहले हम पढ़ेंगे आंकड़ों का वर्गीकरण। ठीक है, जो आंकड़े हैं उनको कितनी प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, मतलब डिवाइड करते हैं। ठीक, फिर हम चर के बारे में पढ़ेंगे, चर के प्रकार। फिर जो विभिन्न प्रकार की जो श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, सारणी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण। ठीक, और जहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 1, कि वर्गीकरण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, हम जब आंकड़ों को वर्गीकृत करते हैं, ठीक है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहली विशेषता है हमारी सजातीयता। सजातीयता, इसका क्या मतलब है? सजातीयता का मतलब होता है समान। ठीक, कहने का मतलब कि कहता है कि प्रत्येक वर्ग की इकाइयों में समानता होनी चाहिए। जो भी हम एक वर्ग के अनुसार हम जो भी आंकड़े ले रहे हैं वो क्या होने चाहिए? वो समान होने चाहिए। कैसे? जैसे जैसे शिक्षित वर्ग में वे सभी इकाइयां रखी जानी चाहिए जो शिक्षित हों। ठीक है, अगर एक वर्ग हम शिक्षित लोगों का बना रहे हैं तो उसमें केवल हम शिक्षित लोगों से संबंधित आंकड़ों को रखेंगे। ठीक है, दूसरा हम ग्रुप बना रहे हैं जिसमें हम अशिक्षित लोगों को रख रहे हैं तो उसमें केवल अशिक्षित लोगों से संबंधित जानकारी को लिखा जाएगा। ठीक है, मिक्स नहीं करेंगे हम। ठीक, इसलिए तो कहता है कि प्रत्येक वर्ग की इकाइयों में समानता होनी चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट, क्लियर। दूसरा है हमारा स्पष्टता। वर्गीकरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसमें स्पष्टता व सरलता के गुण विद्यमान हो। ठीक है, स्पष्ट हो, सरल हो, किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। ठीक है, संशय किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, और कोई मद केवल एक ही वर्ग में शामिल होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक प्रकार की मद जो है वो एक एक वर्ग में शामिल होनी चाहिए, तभी ठीक वर्गीकरण प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। ठीक, तीसरा हमारा लोचशीलता, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। एक आदर्श वर्गीकरण में लोचशीलता का गुण होना अति आवश्यक है। लोचशीलता से अभिप्राय है कि आवश्यकता अनुसार एवं परिस्थिति के साथ साथ वर्गों में संशोधन किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है लोचशील मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो भी वर्गीकरण है, यदि ज़रूरत पड़ती है आवश्यकता अनुसार या फिर परिस्थितियों के अनुसार उसमें कुछ बदलाव करना चाहें, चेंज करना चाहें, तो उसमें बदलाव या चेंज किया जा सके। ठीक है, इसलिए जो वर्गीकरण है वो लोचशील होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है व्यापकता। ठीक, वर्गीकरण में व्यापकता का गुण होना चाहिए। व्यापकता का क्या मतलब है? व्यापकता का अभिप्राय है कि प्रत्येक इकाई किसी न किसी वर्ग में आवश्यक सम्मिलित हो जाए, अवश्य सम्मिलित हो जाए। ठीक है, जो भी हम वर्ग बना रहे हैं, जो भी हमारे पास आंकड़े हैं या कोई भी इकाई है, वो किसी ना किसी वर्ग में क्या हो जानी चाहिए? शामिल हो जानी चाहिए। ठीक है, अतः वर्गीकरण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वर्ग उचित एवं व्यापक हो। क्लियर। और हमारा लास्ट है अध्ययन के उद्देश्य के अनुकूल। जो भी हम वर्गीकरण कर रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्गीकरण कर रहे हैं तो वो बेटर होना, ठीक है, वही बेटर होगा। इसलिए कहता है कि वर्गीकरण करने के लिए
आधार या सिद्धांत का चयन सांख्यिकी अध्ययन के अनुसार होना चाहिए। यदि आधार का चुनाव अध्ययन के अनुरूप नहीं होगा तो किया गया समस्त कार्य निरर्थक मतलब बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप अध्ययन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही क्या होना चाहिए, वर्गीकरण होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन था हमारा कि वर्गीकरण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, जिसमें हमने पहली सजातीयता, दूसरी स्पष्टता, तीसरी लोचशीलता, चौथी व्यापकता और पांचवी उद्देश्य, अध्ययन के उद्देश्य के अनुकूल। ठीक है, आंकड़े जो वर्गीकरण है वो होना चाहिए, तो इसकी हो जाएगी विशेषता। ठीक है, अब जो आंकड़े हैं हमारे पास उनको जब हम वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है, तो एक तरीका होना चाहिए, एक आधार होना चाहिए। ठीक है, क्या तरीका, क्या आधार या फिर क्या विधियां हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कहता कि आंकड़ों के वर्गीकरण के विभिन्न तरीकों विधियों की व्याख्या कीजिए। आंकड़ों के वर्गीकरण के विभिन्न या फिर तरीके क्या होगी, क्या विधियां होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम उन आंकड़ों का क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहला आंकड़ों को वर्गीकरण, ठीक है, करने का सबसे पहला तरीका है हमारा समय अनुसार, समय अनुसार वर्गीकरण। ठीक है, आंकड़े जो हम उनको समय के अनुसार वर्गीकृत करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इस प्रकार के वर्गीकरण में आंकड़ों को समय के संदर्भ या फिर समय के अनुसार, जैसे वर्ष, तिमाही, ठीक है, तिमाही मतलब क्वार्टर जिसको बोलते हैं, 3 महीने, मासिक या फिर साप्ताहिक आदि के रूप में आरोही या फिर अवरोही क्रम में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। ठीक है, इनके बारे में आगे चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है हमारा कि जो आंकड़े हैं उनको समय के अनुसार वर्गीकृत करें। ठीक है, अब समय में वर्ष के अनुसार, ठीक है, आंकड़े वार्षिक हो सकते हैं, तिमाही हो सकते हैं, मासिक हो सकते हैं, मतलब 1 महीने के आंकड़े हो सकते हैं, या फिर सप्ताह के रूप, सप्ताह आदि के रूप में, ठीक है, आंकड़ों को वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा हमारा स्थानिक, स्थानिक वर्गीकरण, स्थानों के अनुसार। कैसे, इस वर्गीकरण के अंतर्गत आंकड़ों का भौगोलिक स्थिति, जैसे भूगोल के अनुसार मतलब स्थानों के अनुसार, जैसे देश, राज्य, शहर, जिला, कस्बा आदि के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, स्थानिक स्थानों के अनुसार, देश के अनुसार, राज्य के अनुसार, शहर, जिला, कस्बा, ठीक है, आदि के अनुसार। तीसरा हमारा गुणात्मक वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण। देखो, गुणात्मक मतलब गुण के अनुसार। गुण क्या होते हैं, ऐसी विशेषता जैसे राष्ट्रीयता, साक्षरता, धर्म, लिंग, वैवाहिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति आदि को गुण कहते हैं। ठीक है, इन्हें मापा नहीं जा सकता, गुणों को हम माप तो नहीं सकते। इन गुणों का गुणात्मक विशेषता की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। विशेषताओं पर आधारित आंकड़ों के ऐसे वर्गीकरण को गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो गुणों के अनुसार वर्गीकृत करना, ठीक है, आंकड़ों को। और हमारा लास्ट है मात्रात्मक, मात्रात्मक वर्गीकरण, मात्रात्मक या फिर संख्यात्मक। ठीक है, आंकड़े मात्रा के रूप में हो सकते हैं, संख्या के रूप में हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वर्गीकरण करना, जैसे ऊंचाई, भार, आयु, छात्रों के अंक आदि विशेषताओं की प्रकृति मात्रात्मक है। ठीक है, ऊंचाई मात्रा के रूप में होती है, भार हो गया वजन,
मात्रा के रूप में होता है। आयु, छात्रों के अंक, ये क्या है कि मात्रा के रूप में है। ठीक है, जब ऐसी विशिष्टताओं के संग्रहित आंकड़ों को, ठीक है, आंकड़ों को वर्गों में समूहित किया जाता है, जो यह वर्गीकरण मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाते हैं। ठीक है, मात्रा के रूप में वर्गीकृत करना, ठीक है, या फिर संख्या के रूप में वर्गीकृत करना। ठीक, तो आंकड़ों को 4 प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, उनको डिवाइड करने के 4 प्रकार के तरीके हैं। समय के अनुसार, स्थानों के अनुसार, गुण के अनुसार और मात्रा या फिर संख्या के अनुसार आंकड़ों को वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर ये तो हो गया आंकड़ों की विशेषताएं और आंकड़ों को वर्गीकृत करने के तरीके या फिर विधियां। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसमें चर। चर क्या होते हैं? ठीक है, तो देखो, चर से अभिप्राय, चर से अभिप्राय उस विशेषता या गुण से है जिसे मापा जा सकता है या तथा जिसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो चर क्या होगा? चर से अभिप्राय एक ऐसी विशेषता या फिर हम गुण कह सकते हैं जिसे हम मापा जा सकता है, मतलब जिसे हम माप सकते हैं। ठीक है, या फिर जिसमें समय समय पर बदलाव होगा, वही चीज़ क्या कहलाएगी? चर कहलाएगी। ठीक है, उदाहरण के लिए लिखा है, कहते हैं यदि 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के वजन को मापते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों के यदि वजन को माप रहे हैं तो वजन क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। ठीक है, यदि 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के वजन को मापते हैं तो विद्यार्थियों का वजन चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। विद्यार्थियों का वजन चर कहलाएगा। समझ में आया? अब चर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है विविक्त चर। ठीक है, ठीक है, चर को वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चर हो गया विविक्त चर। ठीक है, अब विविक्त चर क्या है इसको पढ़ते हैं। देखो, विविक्त या खंडित चर, खंडित भी बोलते हैं इसको। विविक्त या खंडित चर वे चर होते हैं जो एक निश्चित मात्रा में होते हैं, भिन्नात्मक मतलब फ्रैक्शन में नहीं होते। ठीक है, मतलब ऐसी वैल्यू जो एक निश्चित मात्रा में है। ठीक है, कोई भी कुछ भी हो, कोई, ठीक है, वो क्या है कि एक निश्चित मात्रा में हो, जिसका एक निश्चित मान हो, वो भिन्न के रूप में ना हो, मतलब फ्रैक्शन के रूप में ना हो। ठीक है, जैसे देखो, वैल्यू है हमारी 1, 2, 3, 10, 15, 20। ठीक है, ये क्या है कि निश्चित मात्रा में है। ठीक है, और क्या खंड विविक्त चर नहीं है? देखो, ठीक है, 1 इंटू 1/4, ठीक है, 1 इंटू 1/2, 1 इंटू 3/4 विविक्त चर नहीं हो सकते। ठीक है, कहने का मतलब है कोई भी संख्या ये अगर हमको इस तरीके से दी है, कोई भी नंबर, ठीक है, 50, 100 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे कहलाएंगे विविक्त चर। लेकिन यदि फ्रैक्शन में दी है वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे, इनको हम विविक्त चर नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ आया विविक्त चर क्या है? ठीक है, जो एक निश्चित मात्रा में मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वो होती है हमारी विविक्त चर। ठीक है, अब दूसरा है हमारा सतत चर। सेकंड है हमारा सतत चर, जिसको हम, ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं, सतत चर को।
ठीक है, ये कंटिन्यूस वेरिएबल हो गए और इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है, विविक्त चर। अब हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल, सतत चर। देखो, वे चर जो किसी, वे चर जो सभी संभावित वर्ण, सॉरी, वे चर जो किसी या फिर सभी संभावित मूल्यों, या तो वो पूर्णांक हों या फिर भिन्नात्मक, को एक दी गई सीमाओं के अंतर्गत ले सकते हैं, सतत चर कहलाते हैं। वहां पर तो हम खाली पढ़ रहे थे पूर्ण अंक, ठीक है, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूर्णांक, ठीक है, या फिर अब क्या है भिन्नात्मक, ये यहाँ भिन्न के रूप में भी हो सकते हैं, ठीक है, उसको शामिल किया जाएगा, ठीक है। देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है, देखो आगे पढ़ते हैं। कहता है कि सतत चरों के मूल्य भिन्नों के रूप में हो सकते हैं, जैसे 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 6 इंच आदि, या किसी भी वर्गांतर जैसे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 आदि में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू है, देखो यहाँ पर जो वैल्यू है, एक तो फ्रैक्शन में होगी, ठीक है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, और यहाँ पर सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो है वर्ग अंतराल के बीच में होंगी। जैसे आंकड़े जो हैं सीधे ना तौर पर इस तरीके से दिए होंगे कि 10 से 15 के बीच, ठीक है, 15 से 20 के बीच आंकड़े, ठीक है, इस तरीके से दिए होंगे, ठीक है। आगे और पढ़ेंगे जब कुछ न्यूमेरिकल करेंगे आगे, तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, कि विविक्त चर क्या है, वेरिएबल चर क्या है, ठीक है, वो सॉरी विविक्त चर या फिर सतत चर, ठीक है, इनको और आगे से पढ़ेंगे। अभी क्या करना है कि जो वैल्यू सिंपल दी हुई है, ठीक है, एक निश्चित मात्रा है, वो है विविक्त चर, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर फ्रैक्शन को हम शामिल करेंगे, और जो आंकड़े हैं वो एक वर्ग अंतराल में दिए होंगे, ठीक है। ठीक, आगे हम वर्ग अंतराल और ये चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक। हम पढ़ते हैं वर्ग क्या होता है, ठीक। देखो, मूल्यों के एक निश्चित समूह को वर्ग कहा जाता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 आदि, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि जो आंकड़े हैं उनको वर्ग के रूप में क्या कर रहे हैं, उनको क्या एक समूह वर्ग में क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, ठीक है। और वो समूह वर्ग कैसा हो सकता है, जैसे 0 से 10 के बीच आंकड़े, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, 50 से 70, ठीक है, 70 से 90, ठीक, इनको हम बोलते हैं वर्ग, ठीक है। अब आगे है वर्ग सीमाएं, ठीक है। हमने वर्ग पढ़ा, देखो वर्ग जैसे 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, ये हो गया वर्ग, ठीक। अब है वर्ग सीमा, ठीक। तो देखो वर्ग सीमा एक वर्ग के दो सिरे हैं, जैसे ये वर्ग हो गया हमारा, तो पहला सिरा तो हमारा ये हो गया 10 और दूसरा सिरा हमारा हो गया 20, ठीक है। इसलिए कहता है कि वर्ग सीमा एक वर्ग के दो सिरे हैं, एक वर्ग के न्यूनतम मूल्य को निम्न वर्ग या फिर निम्न सीमा कहा जाता है। ये हमारा जो 10 है ये छोटा है, तो हम इसको बोल देंगे निम्न, ठीक है, इसको बोल देंगे निम्न सीमा या फिर निम्न वर्ग, ठीक। और जो 20 है हमारा, और एक वर्ग के उच्चतम मूल्य को उच्च वर्ग सीमा कहा जाता है। तो ये हो गया निम्न वर्ग सीमा, और ये हमारा 20 जो है वो हो गया हमारा
उच्च वर्ग। वर्ग सीमा, एक वर्ग के दो सिरे हैं, ठीक है। एक एक होता है निम्न वर्ग, एक होता है उच्च सीमा वर्ग, ठीक है। तो 10 यहाँ पर है निम्न सीमा वर्ग, ठीक है, निम्न वर्ग सीमा, और 20 को हम बोलेंगे, ठीक है, उच्च वर्ग सीमा, ठीक है। ये हो गया हमारी लोअर लिमिट, इंग्लिश में इसको बोल देंगे लोअर लिमिट, और ये हमारी हो जाएगी अपर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। देखो आगे कहता है प्रत्येक वर्ग की दो सीमाएं होती हैं, एक होती है निम्न सीमा और एक होती है ऊपरी सीमा, ठीक है। इसको निम्न वर्ग बोल रहे हैं, ठीक, ये होगी निम्न सीमा, लोअर लिमिट, ये होगी अपर लिमिट, ठीक। उदाहरण के लिए जैसे अभी जो हमने समझा 10 से 20 के वर्ग में 10 निम्न सीमा है जिसको L1 मतलब लोअर लिमिट, और 20 जो है ऊपरी सीमा है जिसको हम L2 से बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक। समझ में आ गया वर्ग क्या होता है, ठीक है, और वर्ग सीमाएं क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्गांतर। वर्गांतर, वर्गांतर का मतलब वर्ग का अंतर, ठीक है। देखो वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को वर्गांतर कहते हैं, ठीक है। भाई ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया हमारा 20, ये क्या है हमारा, ये हमारा वर्ग, ठीक है, और ये इसकी निचली सीमा, ये इसकी ऊपरी सीमा। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर है, मतलब 20 माइनस 10 करें तो कितना आएगा 10, तो 20 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो 10 हमारा हो गया वर्ग अंतर, मतलब वर्गांतर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो कहलाएगा हमारा वर्गांतर। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। अब पढ़ेंगे वर्ग आवृत्ति, वर्ग आवृत्ति, ठीक है, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम। किसी वर्ग में शामिल मदों की संख्या को उस वर्ग की आवृत्ति या फिर बारंबारता कहते हैं, जिसे f द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। आवृत्ति क्या होती है वहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। इसके बाद हम पढ़ते हैं मध्य मूल्य क्या होता है, ठीक है, मिड वैल्यू, मध्य मूल्य या वर्ग मध्य बिंदु या फिर वर्ग चिह्न। आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको मध्य मूल्य याद रखना है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, ठीक है। मध्य मूल्य मिड वैल्यू क्या होता है, देखो किसी वर्ग के वर्गांतर का मध्य बिंदु ही मध्य मूल्य कहलाता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको, इसे वर्ग की ऊपरी सीमा व निम्न सीमा के योग को 2 से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसे वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। देखो क्या है ये समझते हैं, देखो 10 से 20 ये हमारा क्या हो गया वर्ग हो गया, ठीक है। अब हम इस वर्ग का क्या निकालें, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू मतलब मध्य मूल्य। मध्य मूल्य क्या होगा, जब हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो 10 और 20 इनको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 30 को 2 से भाग करेंगे 15, तो ये जो 15 आया ये हमारी कहलाएगी मिड वैल्यू, ठीक है। तो मध्य मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को ऐड करेंगे और उसको 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने पर जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी कहलाएगी मध्य मूल्य, ठीक है।
मध्य मूल्य, मध्य बिंदु, ठीक है, या फिर मिड वैल्यू, ठीक है। तो आज की क्लास में ठीक है इतना ही रखते हैं, बाकी इसी चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, ठीक। और एक चैनल को ठीक है सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो वीडियो है उसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें, ठीक है, इतना ज़रूर ध्यान रखना है आपको।